हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और अभी आप सबको पता है बजट आया था हमारा कल 23 को। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 को। तो बजट्स में से कुछ एक ऐसा पार्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बजट किन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड था या बजट की प्रायोरिटीज़ क्या थी, वहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए जो कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, वो सब पार्ट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इस सेक्शन का हम नाम सिंपली आप लोग दे सकते हो बजट की प्रायोरिटीज़। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बजट प्रायोरिटीज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ हैं बजट में, उन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और एक बात, हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना सुनाई दे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो बजट प्रायोरिटी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितनी बजट की प्रायोरिटी रखी गई हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, टोटल 9 प्रकार की हैं, जिनमें फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेवन्थ है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, एट्थ है एनर्जी सिक्योरिटी, और नाइन्थ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये 9 टाइप की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी है। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट बन सकता है। कैसे? कुछ ऑप्शन होंगे हमारे, जो भी 4 ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बजट की प्रायोरिटी है या प्रायोरिटी नहीं है। मल्टीपल टाइप से हो सकता है, जैसे ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, इस टाइप से। तो ये 9 के 9 नाम ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब ये होते क्या हैं या क्या चीज़ है, जैसे प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, इनके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिनको सुनने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें ईज़िली याद हो जाएगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे सामने प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप और प्रोडक्टिविटी को रेज़ करने के लिए, एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा, जिसमें 32 टाइप की खेती होंगी जो नॉर्मल खेतों में होती है, और हॉर्टिकल्चर जिस टाइप से होती है उसमें 109 टाइप की, 109 प्रकार की हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ को डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट इसमें ये सेक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितनी प्रकार की फील्ड है 32, कितने प्रकार की वैरायटी होंगी जो फसल उगाई जाएंगी, जिनके ऊपर खेती की जाएगी, 109 टाइप की। 2 पॉइंट यहाँ से आप लोगों को याद रखने हैं। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ फार्मर्स, ये वाला पॉइंट, 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए सिखाया जाएगा, और फिर उन्हें उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग जो होती है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं खेती में, तो उन सबसे हेल्थ बहुत ख़राब होती है, हेल्थ के लिए वो चीज़ें, तो उसको अवॉइड करके नेचुरल फार्मिंग की जाए, उसके लिए सिखाया जाएगा, और उसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग, इसमें क्या कहा गया कि नीड के अकॉर्डिंग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेटअप किए जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनेगा कि एज़ पर बजट कितने बायो इनपुट रिसोर्सेज सेटअप किए जाएंगे, तो आप लोग आंसर देंगे 10,000। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, हाँ, और जो ये पॉइंट आप लोगों के सामने ये पिक्चर में है, फ़ोटो में है, हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट हो
जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो इसे मैं ना लिखे हों, या कुछ ऐसे हों जो इसमें लिखे हैं मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो डिस्कस नहीं करूँगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक्स्ट्रा उनके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखा होगा जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जो दाल हैं और ऑयल सीड्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो खाने का जो तेल होता है ऐसा ही, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको कम करने के लिए और भारत को उसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रोडक्शन, उसका स्टोरेज, मार्केटिंग वगैरह को मजबूत किया जाएगा। उन तेल में कौन कौन से होते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है, ग्राउंड नट्स होते हैं, सीसेम तिल जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, इन सब में इंडिया को आत्मनिर्भर किया जाएगा। दूसरा ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ मिलके फार्मर्स और उनकी ज़मीन का डिजिटल डेटा तैयार करेगी। इस डेटा तैयार करने को ही हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। किसानों की जितनी भी ज़मीन होगी उस ज़मीन का एक डिजिटल डेटा होगा कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट लिखा है जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। जन समर्थ को पढ़ के आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। इसमें जन समर्थ का मतलब जो किसान है उनको समर्थ किया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करके। हालांकि ये पहले से ही ये स्कीम चलती आ रही है, लेकिन इन्होंने अभी 5 और स्टेट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें इनकी जो लोन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि स्टेट कौन से हैं ये बजट में अब तक डिफ़ाइन नहीं किए गए थे। तो सिंपल यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने स्टेट को एक्स्ट्रा इसके लिए अभी फैसिलिटी मिलने वाली है। आप लोग आंसर देंगे 5। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट है श्रिम्प। श्रिम्प होता है झींगा, झींगा की जो खेती होती है। तो श्रिम्प प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट बन सकता है कि किस टाइप की खेती करने के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किए जाएंगे। तो आप लोग आंसर देंगे झींगा या फिर श्रिम्प। ठीक है जी, नेक्स्ट है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक ग्रोथ देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाई जाएगी। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी ये पॉलिसी किस पर्पज़ के लिए बनाई जाएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक ग्रोथ देने के लिए, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन गया है, बजट की प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं, ये 9 की 9 आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरा, कितने प्रकार की खेती होगी, 32 प्रकार की। वैरायटी कितने प्रकार की होगी उन खेती में, 109 प्रकार की होगी। तो ये हमारा यहाँ से सेकंड पॉइंट बन गया जो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद ये 1 करोड़ वाला पॉइंट थर्ड हो गया है। कितने बायो बेस्ड इनपुट रिसोर्सेज सेटअप किए जाएंगे, फोर्थ हो गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखनी है। कितने स्टेट ऐड किए जाएंगे, कितने हो गए थे 4, ये यहाँ से 5th को क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से 6th हो गया है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी किस पर्पज़ के लिए बनाई जाएगी, रूरल इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक ग्रोथ देने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव, ये वाला यहाँ पे लिखा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव के लिए 3 स्कीम इम्प्लीमेंट करेगी। ये है फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड, जो EPFO इनरोलमेंट बेस्ड होंगी। इन स्कीम्स का फ़ायदा उन्हें मिलेगा जो EPFO में इनरोल्ड होंगे, सिर्फ उन्हें ही इन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा आप लोग समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट टाइमर्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ 1 मंथ सैलरी
3 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपये तक किनको मिलेगा? फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड इन EPFO। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मेरा नाम है अमित, मैंने एक ABC कंपनी ज्वाइन की। कंपनी ज्वाइन करने के बाद मेरा EPFO अकाउंट ओपन हुआ। तो EPFO अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे मेरी सैलरी का 15,000 रुपये तक, याद रहे अप टू है, ये मैक्सिमम अमाउंट है 15,000 रुपये तक मुझे बेनिफिट मिलेगा। मेरी सैलरी में प्लस होके मुझे EPFO अकाउंट में डिपॉजिट होंगे। कितने? इस अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट रखा है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कैसे? इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एज पर देयर EPFO कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब क्रिएशन की जो भी इंडस्ट्री होगी, जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करेगी, वहाँ पे जो एम्प्लॉय होंगे, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ और मैंने ABC कंपनी ज्वाइन की तो वो एम्प्लॉयर है, हम दोनों को 4 साल तक, कितने साल तक? 4 साल तक एक अमाउंट मिलेगी, डिफाइंड नहीं है कितनी मिलेगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। दोनों को हमें समझो फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ये ABC कंपनी को मिल रहा है और 1,000 रुपये मुझे मिल रहा है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थर्ड है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। इसमें क्या होगा? इसमें ABC कंपनी को रीएम्बर्समेंट मिलेगा टू एम्प्लॉयर। कितने रुपए तक? 3,000 पर मंथ। कब तक मिलेगा? 2 साल तक मिलेगा। टूवर्ड देयर EPFO कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। मतलब समझो ABC कंपनी के पास आज 100 एम्प्लॉय हैं और उसने अगले 2 साल में 50 और एम्प्लॉय ऐड किए। इन 50 एम्प्लॉय के अगेंस्ट ABC कंपनी को 3,000 रुपये पर मंथ का एडिशनल रीइंबर्समेंट मिलेगा। और ये कितने दिनों तक मिलेगा? लगातार ये मिलेगा 2 साल तक। तो ये पॉइंट हैं जो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया ये वाला पॉइंट, जैसे अगले 5 साल में सरकार करीबन 20 लाख यूथ को स्किल करेगी और 1,000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो ITI करने के लिए जा रहे हैं उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उनको ऐसे स्किल्ड किया जाए कि जहाँ कहीं भी वो जाएं उन लोगों को जॉब लेने में आसानी हो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। फाइनेंस जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है एक स्कीम लॉन्च की जाएगी। स्कीम का नाम रहेगा स्किल लोन स्कीम। इस स्कीम का नाम ही स्किल लोन स्कीम है। ये स्कीम पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। ये हुई थी 2015 में। इसमें क्या होगा? इस स्कीम को रिवाइज़ किया जाएगा और रिवाइज़ करने के बाद जिसमें गवर्नमेंट प्रोमोटेड एक फ़ंड होगा जिसमें से 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इस स्कीम में 25,000 स्टूडेंट्स, कितने? 25,000 स्टूडेंट्स को हर साल फ़ायदा मिलने की एक्सपेक्टेशन रखी गई है। इस स्कीम को जैसे मैं अगेन कहीं मुझे कोई कोर्स करना है
तो उस कोर्स के लिए मैं लोन ले सकता हूँ इस स्कीम से और मुझे 7.5 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। और मेरे जैसे लोन लेने वाले यहाँ पे कैटेगरी उन लोगों कितनी हो सकती है, कैटेगरी नहीं सोनी, संख्या नंबर कितने हो सकते हैं, 25,000 स्टूडेंट इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में ये भी कहा है कि ऐसे यूथ जो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए, जैसे कि अगेन मुझे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला और मैं हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ। हायर एजुकेशन के लिए अब मुझे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी कि मुझे किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला हो। ठीक है जी। और इसके लिए बेसिकली जो ये स्कीम होगी, इसके लिए ई वाउचर्स इशू किए जाएंगे, ई वाउचर्स इशू किए जाएंगे जिसमें डायरेक्टली 1 लाख, कितना, 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के साथ में, मैं आपको डेटा लिख के देता हूँ अगेन फिर से। गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम भी लेके आएगी, इसका नाम अभी नहीं बोला गया है, जिस स्कीम में 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और 1 लाख स्टूडेंट होंगे जिनको 3% तक की इंटरेस्ट सबवेंशन का फ़ायदा भी मिलेगा, यानी 3% तक इंटरेस्ट की छूट उन लोगों को मिलेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें एक डिसाइडेड परसेंट तक इंटरेस्ट की अमाउंट में छूट मिल जाती है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जैसे लास्ट वाला देखो, 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप होगी जिसमें मंथली अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपये तक। यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स, किसी स्कीम से मैं अगर इंटर्नशिप पे जाता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट 5,000 रुपये महीना पे भी करेगी। वो स्कीम कौन सी होगी, वो स्कीम का अभी नाम नहीं दिया गया है, उसको अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास प्रायोरिटी 3, जिसमें है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। अब इसमें क्या होगा, इसमें पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। स्टेट हैं जिनमें है, नाम नोट कर लीजिए, बिहार है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। इन स्टेट्स को, ये एक ऐसा एरिया होगा जिसको कवर करने के लिए देश के ईस्टर्न रीजन, ये ईस्टर्न रीजन में आते हैं, इन ईस्टर्न रीजन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम लेके आई जाएगी, जिस स्कीम का नाम होगा पूर्वोदय। क्या नाम होगा, पूर्वोदय। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बनेगा कि पूर्वोदय स्कीम में कौन से स्टेट्स को डेवलप करने के लिए रखा गया है। तो आप लोग आंसर देंगे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी टोटल 5 स्टेट्स होंगे जो पूर्वोदय स्कीम के अंडर कवर होंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होगा, इनके जैसे मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, सोशल जस्टिस, वहाँ का बुनियादी ढांचा, इन सब को डेवलप किया जाएगा। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए काफ़ी सारी अमाउंट दी जाएगी, कुछ नई स्कीम्स लेके आई जाएंगी। ये इस टाइप से इनको डेवलप करने के लिए कहा गया है। स्कीम का नाम आप लोगों को याद रखना है पूर्वोदय। कितने स्टेट होंगे,
5 स्टेट होंगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा है ₹3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल्स। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस प्रायोरिटी के अंदर वुमेन और गर्ल्स को बेनिफिट देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जो भी स्कीम्स वुमेन और गर्ल डेवलपमेंट के से रिलेटेड हैं उन सब में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह नॉर्थ ईस्ट रीजन जो हमारा है उस रीजन में बैंकिंग सर्विसेज एक्सपेंड करने के लिए 100 से ज़्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांचेज़ खोली जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है पोलावरम। पोलावरम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना है। इरिगेशन ये प्रोजेक्ट है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है और ये नदी का गोदावरी नदी पर ये प्रोजेक्ट है जो एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्सेज वहाँ पे हैं। उसको सारे पानी को इकट्ठा किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा और उस पानी से खेती की जाएगी, इसलिए इसको नाम दिया गया है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और अब की बार इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखा है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पूरा करने के लिए फ़ंड दिए जाएंगे। ये सड़क मार्ग होगा जिस इनको कवर करने के लिए अब की बार फुल पैसा इन लोगों को दिया जाएगा और जितने भी कुछ बाकी है रोड बनाना या स्टार्ट करना वो सब कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट इसी में पॉइंट है काफ़ी खास, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान। एक ये नया अभियान लॉन्च किया जाएगा। कौन सी इसकी प्रायोरिटी में आएगा? ये इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस में इसको कवर किया जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है? बेसिकली इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान शुरू करेगी, जिसमें वैसे तो यहाँ पे लिखा है ये वाला, जिसमें 63,000 गांव होंगे और उनमें से करीबन 5 करोड़ ट्राइब्स को बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान में कितने गांव को कवर किया जाएगा? 63,000। उसमें से कितने ट्राइब्स को फ़ायदा मिलेगा? 5 करोड़। ठीक है जी, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है 4th प्रायोरिटी, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसमें बेसिकली क्या है, चलो पढ़ते हैं। एक है लोन, मुद्रा लोन आप लोगों ने सुना है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना है। ये बेसिकली जो फोकस है वो MSME को लेके है, मीडियम स्मॉल एंड जो ये छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं MSME उनको कहा जाता है। उन सबको लोन देने के लिए, जैसे मैं कोई छोटा बिज़नेस करके बैठा हूँ तो छोटा बिज़नेस में मुझे पैसा चाहिए, मुझे लोन चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट से लोन ले सकता हूँ। MSME में आऊँगा मैं, उन सब के लिए यहाँ पे फोकस अब की बार ज़्यादा किया गया है MSME के लिए। और मुद्रा लोन इसमें मेन फोकस्ड है। क्यों है? अब हुआ क्या है कि वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने तरुण कैटेगरी में लोन लिया हुआ था और लोन उसने सक्सेसफुली रीपे भी किया, तो अब वो बंदा तरुण कैटेगरी में 10 लाख रुपए की बजाय 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। मतलब समझो मैंने कंपनी सेटअप की जिसका नाम है ABC। मैंने कंपनी सेटअप करने के लिए पहले तरुण कैटेगरी में लोन लिया था और यहाँ पे लोन मैक्सिमम 10 करोड़ तक का मिलता था। अब मैं यहाँ पे लोन 20 लाख, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, माफ़ कीजिएगा, 10 लाख।
अब मुझे लोन यहाँ पर 20 लाख रुपए तक मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि मैंने पहले लिए हुए लोन को सही तरीके से रीपे किया होगा, तो ही मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि मुद्रा लोन में कितने टाइप के कैटेगरी है लोन्स की, तो 3 टाइप की है। फर्स्ट है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक लोन मिलता है। सेकंड है किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। थर्ड है तरुण, जिसमें 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अभी यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अगर तरुण कैटेगरी का लोन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट है, तो आप लोगों को आंसर 10 लाख रुपए ही देना है, 20 लाख रुपए नहीं देना है। ये कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट की गई है कि अगर किसी ने तरुण कैटेगरी में लिया हुआ लोन सही तरीके से रीपे किया है तो ही उस इंसान को फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम का, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये हमारा कवर हो गया है, ये वाला पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसमें है ट्रेड लिखा है। ट्रेड्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग स्कीम, सॉरी सिस्टम। ये मैंने आपको किसकी फुल फॉर्म दी है? ये मैंने आपको फुल फॉर्म दी है ट्रेड्स। ट्रेड्स की फुल फॉर्म आप लोगों को पहले याद रखनी है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब इस स्कीम, पहले मैं स्कीम बताता हूँ क्या होता है। जैसे इस सिस्टम में क्या होता है, इसमें समझो मैं हूँ अमित, मैं हूँ एक सेलर। दूसरा इसमें एक होता है बायर। तीसरा इसमें होता है फाइनेंसर। फाइनेंसर कोई भी बैंक होगा या कोई भी NBFC हो सकता है। अब एक बायर है जिसका नाम है सुरेश। मैंने मेरे कारखाने में, मेरी फैक्ट्री में मैंने कुछ माल बनाया, वो माल मैंने सुरेश को बेच दिया। लेकिन सुरेश मुझे जो पैसे देने वाला है, उन पैसे के लिए कहता है कि वो पैसे मुझे 1 साल के बाद पे करेगा। अब हो सकता है 1 साल तक मेरा पैसे से काम ना चले, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हम दोनों जाएंगे फाइनेंसर के पास में। फाइनेंसर समझो मुझे एक गारंटी देगा कि ये पैसा जो सुरेश से आप लेने वाले थे, वो पैसा मैं आपको दे दूँगा। तो फाइनेंसर वो पैसा मुझे देगा कुछ डिस्काउंट करके, मतलब कुछ उसका प्रॉफिट वो कमा के। समझो मुझे वो 100 रुपये देने वाला था, वो 5 रुपये का डिस्काउंट करेगा और 95 रुपीज़ वो मुझे दे देगा। उसको भी तो फ़ायदा चाहिए, उसको फ़ायदा हुआ 5 रुपये का। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इस टाइप का जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने बनाया, उसको नाम दिया ट्रेड। यहाँ पे बायर भी लिस्टेड होता है, सेलर होता है और फाइनेंसर होता है। यहाँ पे टोटल 3 ही लिस्टेड होते हैं। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्रेड प्लेटफॉर्म पर कौन कौन लिस्टेड होता है, तो आप लोग आंसर देंगे सेलर, बायर और फाइनेंसर। क्लियर है? अब ये वाला पॉइंट में क्या कहा गया है बेसिकली, कि कोई भी अगर ट्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, तो उसके लिए जो पहले एक अमाउंट रखी गई थी कितने रुपए तक की उसके पास पैसा होना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल होनी चाहिए जैसे, तो अब वो पहले 500 करोड़ थी, लेकिन उसे घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन
यूनिट इन MSME सेक्टर, 50 मल्टी फूड एडेशन यूनिट्स इंडिया में लगाई जाएंगी। ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, मतलब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में मैंने जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया और मैं उसे इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा जिसको नाम दिया गया ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, जहाँ पे मैं जाके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। और उसके लिए जो तैयार करेगा ये प्लेटफॉर्म, उसके लिए समझो अलाउ कर दिया गया है प्राइवेट कंपनीज़ को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ आके ये प्लेटफॉर्म या फिर ये मीडिएटर का काम कर सकती हैं मेरे प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल आउट करने के लिए। क्लियर है? चलो, हाँ जी, मेरे माइंड में काफ़ी देर से घूम रहा था, मैंने इसका फुल फॉर्म रॉन्ग बताया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। उस टाइम मेरे माइंड में इनको लेके कुछ चल रहा था, तो ये माइंड से स्लिप हो गया था। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ इनको बोलते हैं, MSME स्टैंड्स फॉर। गलत हुआ पीछे, उसके लिए आई एम सॉरी। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी है अर्बन डेवलपमेंट। जो अर्बन एरिया है उसको डेवलप करने के लिए इसमें बेसिकली PM आवास योजना जो है उसके बारे में कहा गया है, जो 2.0 आएगी। PM आवास योजना अर्बन के लिए 2.0 यानी दूसरा फेज़, सेकंड फेज़ इसका आ रहा है, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ, PM आवास योजना कौन सी होगी? ये अर्बन। PM आवास योजना अर्बन कौन सा होगा? 2.0, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ जो शहरी गरीब हैं उनको घर देने के लिए जो एक टारगेट रखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए बन सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उसके लिए कितने करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? 10 लाख करोड़। कितने लोगों को घर दिया जाएगा? 1 करोड़ लोगों को। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो टोटल अमाउंट रखी गई है 10 लाख करोड़, इसमें से अगले 5 वर्षों के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की सेंट्रल हेल्प इन लोगों को मिलेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अगले 5 साल में 2.2 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रही है। ये वाले पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो, जैसे नेक्स्ट है फिर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में क्या होगा? अच्छा, ये वाला यहाँ वैसे मैंने लिख के दिया था आप लोगों को, ठीक है यार। इसमें 2 ही पॉइंट याद करने वाले हैं। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जैसे कौन से होते हैं? ADB होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है जी। तो ये इस टाइप के जितने भी बैंक हैं उनको हम मल्टीलेटरल बैंक कहते हैं। और इन बैंकों, स्टेट गवर्नमेंट और मल्टीलेटरल बैंक के साथ में मिलके गवर्नमेंट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए 100 बड़ी सिटीज़ में प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। 100 अलग अलग टाइप, 100 बड़ी सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा जिनमें इन सब की प्रॉब्लम्स होगी। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे किसके साथ मिलके? स्टेट गवर्नमेंट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों के साथ में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई स्टेट गवर्नमेंट ADB के साथ में, वर्ल्ड बैंक के साथ में टाई अप करती हैं
और उनसे पैसा उधार लेती हैं और अपने स्टेट में वो लोग इन्वेस्ट करके जो कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं। ठीक है, अब इसी में एक स्कीम और लॉन्च की जाएगी, हालांकि वो स्कीम तो पहले से ही है, जिसको नाम दिया गया है पीएम स्वनिधि स्कीम। यहाँ पे नहीं लिखा होगा, आई थिंक नहीं लिखा तो कोई, ये वाला जो पॉइंट है ये उसी को कवर करता है। ये मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ, पीएम स्वनिधि स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें वेंडर्स के लिए, ये स्कीम बेसिकली वेंडर्स के लिए बनाई गई थी, जिसमें 10,000 रुपये तक, पॉइंट ध्यान रखना, 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। अब इसी स्कीम से कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स बनाए जाएंगे। समझो जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वीकली वहाँ पे कोई शॉप या फिर जैसे रेहड़ी वगैरह लगती हैं, कई हर एक सिटी में फेमस होता है कहीं ना कहीं, शाम को फास्ट फूड वगैरह की इस टाइप की रेहड़ी लगती हैं, दुकानें लगती हैं। तो वैसे ही इस स्कीम के अंडर अब छोटी छोटी स्ट्रीट फूड्स की मार्केट्स लगाई जाएंगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखने का कौन सा होगा, पीएम स्वनिधि स्कीम में कितने रुपए का लोन मिलता है, 10,000 रुपये का। कितनी सिटीज़ सिलेक्ट की गई हैं, 100 सिटीज़। कौन सी सिटी हैं वो अभी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी सिक्योरिटी। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपने अगर पीछे पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना में क्या था कि वो एक रूफटॉप सोलर प्लांट इंस्टॉल करेंगे हमारी घर की छतों के ऊपर, जिससे हमें बिजली मिलेगी और वह उस इंस्टॉलेशन के बाद में हमें 300 यूनिट महीने फ्री मिलेंगी। और 300 यूनिट यूज़ करने के बाद अगर हमारे पास बिजली बचती है, जैसे अगर हमारे घरों का यूज़ 300 यूनिट से कम है तो हम वो बिजली किसी को सेल भी कर सकते हैं, हमारे पड़ोसी को बेच सकते हैं, तो उसके लिए हम उससे पैसा भी कमा सकते हैं। ये इस टाइप की एक स्कीम लॉन्च की गई थी। अब यहाँ से पॉइंट याद रखने वाला आपकी बजट में क्या बोला गया है, दिस स्कीम हैज़ जनरेटेड रिमार्केबल रिस्पॉन्स विद मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 14 लाख एप्लीकेशन इसमें नई रिसीव की गई हैं। तो यहाँ से याद रखने का जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1.28 करोड़, और कितनी एप्लीकेशन नई आई है, 14 लाख। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है फोर्थ फेज़ अनाउंस किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। PMGSY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस विच हैव बिकम एलिजिबल इन व्यू ऑफ देयर पॉपुलेशन इंक्रीज। समझो एक गांव था जिस गांव की पॉपुलेशन पहले 100 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा था कि जिस भी गांव की पॉपुलेशन 150 होगी उस गांव को सिटी से कनेक्ट करने के लिए हम सड़क तब बनाएंगे जब किसी गांव की पॉपुलेशन 150 होगी। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है ऐसे गांव जिन्होंने उस पॉपुलेशन के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया, जिसकी पॉपुलेशन 25,000 है, पॉपुलेशन वाले थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया, अब उस कैटेगरी में आने के बाद 25,000 ऐसे रूरल क्षेत्र आ गए हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर लेके आया जाएगा और शहरों के साथ में कनेक्टिविटी उनको दी जाएगी। इस टाइप से इस स्कीम में हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने कहा है।
तो कितने रूरल हैबिटेशंस होंगे, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है, 25,000। कौन सी स्कीम्स में? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी फेज़ है? 4th। क्लियर है। अब ये पॉइंट यहाँ से आप लोगों को एक और ध्यान रखना है, जिसमें कहा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी 11,11,111 करोड़ @ 3.4% ऑफ आवर GDP। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 11,11,111 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो हमारी GDP का अगर हम बात करेंगे तो वो 3.4% तक एक्सपेंडिचर इसके ऊपर रहने वाला है, जो खर्चा इस प्रोजेक्ट पे होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 8वीं प्रायोरिटी है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड सेटअप करेगी। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड किसके लिए? बेसिक रिसर्च और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, छोटे छोटे जो रिसर्च होते हैं उनके लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च सेंटर सेटअप किया जाएगा। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च को कमर्शियल स्केल पर करने के लिए एक मैकेनिज़्म सेटअप करके, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। कितने रुपए का फाइनेंशियल पूल होगा जो प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च सेंटर को कमर्शियल सेक्टर स्केल पर उसको डेवलप करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, ₹1 लाख करोड़। ठीक है। और स्पेस इकोनॉमी के अगले 10 साल में 5 गुना एक्सपेंड करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है एंड लास्ट है 9th प्रायोरिटी है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसमें जैसे बेसिकली टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को डिजिटाइज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी लेके आई जाएंगी। जन विश्वास बिल 2.0 आएगा, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब बिज़नेस करने को आसान बनाने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कहा गया था। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी, उनका कैंपेन था जो लॉन्च किया गया था। अब इसका 2.0 आएगा। स्टेट्स टू बी इंसेंटिवाइज, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू इम्प्लीमेंट बिजनेस रिफॉर्म सेक्शन प्लान्स एंड डिजिटाइजेशन। इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है, यहाँ से सिर्फ इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि 9th जो हमारा पॉइंट था वो है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो ये थे हमारे 9 बजट की प्रायोरिटीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किए। जो बजट में गवर्नमेंट ने कहा है वो सब बातें मैंने आप लोगों को सिंपल भाषा में डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा फिर से आप लोगों को ऐसा डिस्कस करने की, कुछ ऐसा पॉइंट रहेगा। हालांकि अभी इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हमें नहीं मिली है। जैसे ही गवर्नमेंट डिटेल्स देगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ही डिटेल नहीं दी हैं, जैसे डिटेल आएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।